हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम रेनेसां पीरियड और एलिजाबेथन पीरियड को कवर कर रहे होंगे। ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड क्लास होने वाला है। एक्चुअली हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है बीपीएससी टीआरई 4KT इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें हम लिटरेचर को अच्छे से डीपली हर एक चीज़ को कवर कर रहे हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सीरीज़ है, बहुत सारा हेल्प आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। जिस एग्ज़ाम में लिटरेचर पूछे जाते हैं, स्पेशली टीआरई 4 की बात कर रहा हूँ क्योंकि वही हमारा फोकस है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे लिटरेचर पूछा जाता है, चाहे वो EMRS हो या DGT+B हो या किसी एक स्टेट का एग्ज़ाम हो, TGT PGT का, या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर लिटरेचर पूछा जाता है, आप इन वीडियोज़ को पढ़ करके लिटरेचर अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी तक दो वीडियो अपलोड कर दिया है। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। उन क्लासों को आप देख सकते हैं। पहले क्लास में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को कवर किया था और दूसरी क्लास में हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड को कवर किया था 64 तक। इस वीडियो में हम उससे आगे कवर कर रहे हैं। ये क्लास थर्ड है हमारा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखते हैं। मतलब इसमें जो चीज़ें कवर होंगी, चाहे वो कोई वर्क हो या दूसरी चीज़ें हो, वहाँ से क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन दोनों वीडियो को जा करके पहले देख लें। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। वहाँ इंग्लिश लिटरेचर फॉर TRE लिखा हुआ होगा, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। रेनेसां, सबसे पहले हमको समझना है कि रेनेसां होता क्या है। देखिए, अगर आप रेनेसां का कहीं पर डेफिनेशन देखोगे या कहीं पर रेनेसां के बारे में एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वहाँ पे एक वर्ड जरूर आएगा, रिवाइवल। ठीक है, रिवाइवल मतलब होता क्या है। रिवाइवल आया है रिवाइव से, रिवाइव वर्ब है, उसी का नाउन फॉर्म होता है रिवाइवल। जैसे अराइव मतलब पहुँचना और अराइवल पहुँचने का प्रोसेस, तो रिवाइव और रिवाइवल। तो रिवाइव मतलब होता क्या है। रिवाइव मतलब होता है ये है कि किसी पुराने चीज़ को फिर से लाइफ में ला देना, मतलब उसको फिर से उसी विगर के साथ प्रेजेंट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने वीडियो गेम खेला होगा और जैसे कि आपको उसमें गोली लग जाती है वीडियो गेम में, तो क्या होता है कि आप मरने लगते हो। लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड अगर कि आपके ऐसे बॉडी पे हाथ रहे तो आप फिर से ज़िंदा हो जाते हो। या आपने कुछ पी लिया, मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो रिवाइव हो जाता है। अगर आपने कोई वीडियो गेम खेला है तो होगा, तो वो रिवाइवल हो गया। मतलब कि आप मर रहे थे, फिर से उसको आपको लाइफ में ले आया गया। तो यहाँ पर भी रेनेसां का मतलब रिवाइवल होता है। और रिवाइवल का मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम चीज़, कि जो मरी हुई चीज़ थी, मरीने से जो बहुत पुरानी चीज़ थी, उसको हमने फिर से ज़िंदा कर दिया, मतलब उसको ट्रेंड में ले आया। किस चीज़ को भाई, तो ओल्ड ग्रीक एंड क्लासिक लिटरेचर की। ठीक है, देखिए जब हम लिटरेचर की बात करते हैं या आर्ट्स की बात करते हैं तो आप ओल्ड ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक आर्ट, लैटिन और रोमन आर्ट, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ये देखते हैं कि बहुत पहले भी, यानी आज से लगभग 2000-2500 साल पहले भी BC में ये लोग काफ़ी फ्लोरिश कर रहे थे, मतलब इनका आर्ट अच्छा था। तो उसी चीज़ को क्या हुआ कि इटली के लोगों ने 14th सेंचुरी में कहा कि चलो हम उनको फिर से एक बार स्टडी करते हैं पीछे जा कर के, ठीक है, ओल्ड क्लासिक्स को, और उनको हम इमिटेट करते हैं और उनसे सीखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम रिवाइवल कहते हैं। ठीक, और इसी रिवाइवल का मतलब होता है रेनेसां। अच्छा, इसके और भी रीज़न थे, लेकिन जो लिटरेचर में ये आपको पढ़ना है वो यही रीज़न थे। ठीक है, और इसकी स्टार्ट इटली में 14th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, तो रेनेसां रिवाइवल ऑफ ओल्ड क्लासिक मॉडल्स है। इमिटेशन मतलब होता है उनकी नकल करना, तो इन लोगों ने नकल भी किया था उनका। ये इटली से स्टार्ट हुआ था और 14th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग और रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इज टर्म्ड रेनेसां। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेनेसां हैड इट्स ओरिजिन इन विच कंट्री, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, DRE, तो इटली हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस दौरान क्या डेवलपमेंट हुई, इस दौरान जो मेजर डेवलपमेंट है वो क्या क्या हुई, क्योंकि कोई भी अगर एक मूवमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे वो कैरेक्टराइज होता है। तो कहा गया कि रेनेसां में क्या क्या ऐसे मेजर डेवलपमेंट हुए जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले है कि प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करने का जो श्रेय कहिए वो जाता है
गुटेनबर्ग को हम सभी जानते हैं, गुटेनबर्ग को। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने का जो काम है वो विलियम कैक्सटन नाम के आदमी ने 1476 में किया था। विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड। प्रिंटिंग प्रेस वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गोवा में लगाई गई थी। तो ये सारा काम हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखिए, पहले जो बुक्स होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, यानी कि हाथ से लिखे हुए होते थे, तो वो काफ़ी महंगे होते थे, एक आम आदमी उसे खरीद नहीं पाता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हो गया तो उससे अब बेनिफिट क्या हुआ कि सस्ते दामों में किताबें छपने लगी। अब जब किताबें छपने लगी तो कोई एक आम आदमी भी उस किताब को पढ़ सकता था, चाहे वो रिलीजियस बुक हो या कोई आम बुक हो। इससे क्या हुआ कि काफ़ी आम लोगों में भी एजुकेशन का क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, काफ़ी लोग पढ़ने लगे और एक आम आदमी भी जो है, कॉमन पीपल, कॉमन सिटीजन, वो उसकी भी एक्सेस हुई किताबों तक। ठीक। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, रेनेसां में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। आप जोहानस केपलर का प्लेनेटरी नियम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़, अब बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। टेलीस्कोप की डिस्कवरी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई, साइंटिफिक इन्वेंशन हुए। तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि लोग रिलीजियस मैटर में ही डिस्कशन किया करते थे, उसी पर दिमाग लाया करते थे, और जो साइंस वगैरह की बातें थी वो लोग उसे हेरेसी कह दिया करते थे कि नहीं, ये सारी बातें मत करो यार, जो रिलीजन में लिखी हुई, जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई वही काफ़ी है। तो इसके इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि नहीं, अब लोग साइंस पर भी टाइम देने लगे। ठीक है, पिछले क्लास में देखा था कि रोजर बेकन का ओपस मेजस था, उसमें उसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की थी। तो इस पीरियड में आपको साइंटिफिक रेवोल्यूशन दिखने को मिलता है रेनेसां पीरियड के बाद। मतलब काफ़ी कंट्री जो है वहाँ पर साइंटिफिक टेम्परमेंट का डेवलपमेंट हुआ, लोग साइंटिफिक चीज़ों को लेकर क्यूरियस होने लगे और काफ़ी सारे साइंटिफिक इन्वेंशन भी हुए। ठीक है, एक्सप्लोरेशन हुआ। आप इसी पीरियड में देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, अमेरिगो वेस्पुची हो गया, वास्को डिगामा हो गया, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्ल्ड को। वास्को डिगामा शायद 1453 में आया था। तो ये भी रेनेसां पीरियड ही था। तो रेनेसां पीरियड में एक चीज़ क्या हुआ कि लोग एक्सप्लोरेशन पे भी जाने लगे, मतलब दूसरे दूसरे कंट्री को, अलग अलग नेशन को एक्सप्लोर करना। ठीक है, और पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, डेमोक्रेसी की बात आने लगे, कहीं कहीं मोनार्की के खिलाफ जो है लोगों ने रेबेलियन किया। तो ये सारे चेंजेस जो है, मेजर डेवलपमेंट रेनेसां के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है कि केज रिबेलियन 1450 में हुआ था। बेसिकली ये रिबेलियन जो है वो जे केड ने लीड किया था, ये करप्शन के खिलाफ था। हालांकि इस बंदे को टॉर्चर किया गया था, फिर इसकी मौत भी हो गई थी और इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था। ठीक, केड्स रिबेलियन 1450, अब इससे याद रखें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर याद रखें। वॉर्स ऑफ रोजेज। ठीक, वॉर्स ऑफ रोजेज 1455 से 1485 तक जो है ये फाइट किया गया। ये एक्चुअली दो डायनेस्टी के बीच में लड़ाई थी, मोनार्क के लिए, थ्रोन के लिए। था क्या कि दो यहाँ पर, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टी हैं, आपको शुंग डायनेस्टी, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी डायनेस्टी मिलेंगी। तो उसी तरह इंग्लैंड में भी जो है दो डायनेस्टी थी, वहाँ भी बहुत सारी डायनेस्टी थी, लेकिन यहाँ दो की बात हो रही है क्योंकि हम वॉर्स ऑफ रोजेज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। एक था हाउस ऑफ यॉर्क और एक था हाउस ऑफ लैंकेस्टर। इन दोनों के बीच में बैटल हुआ। तो इसे वॉर्स ऑफ रोज इसलिए कहा गया क्योंकि इन दोनों का जो सिंबल था या एम्बलम था वो रोज़ ही था। लैंकेस्टर वालों का रेड रोज़ था और यॉर्क वालों का वाइट रोज़ था, इसलिए इसे वॉर्स ऑफ रोजेज कहा गया। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि लैंकेस्टर लॉ से होता है लैंकेस्टर, और ला से लाल। ठीक है, तो ये ल से लैंकेस्टर, ल से लाल, आप इसको ऐसे ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 में आया। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। हेनरी VIII के टाइम में आया था। देखिए, हेनरी VIII की शादी हुई थी कैथरीन ऑफ एल्गेराउन से। ठीक है, लेकिन अब मोनार्की या राजशाही कैसे चलता है कि एक राजा है, उसके मरने के बाद जो है उसका बेटा बनेगा किंग फिर से। अगर उसका बेटा नहीं है तो क्या होगा, तो उसके चचा का बेटा बनेगा या कोई दूसरा बनेगा जो कि नेक्स्ट अवेलेबल है। तो इसे आयर कहते हैं, यानी हिंदी में उत्तराधिकारी कहते हैं। तो हुआ क्या कि हेनरी VIII की जो है शादी हुई थी कैथरीन ऑफ एल्गेराउन से। तो उसे कोई बेटा नहीं था, बेटियाँ थी, बेटा नहीं था। तो अब इसे टेंशन होने लगा कि अब क्या होगा, मतलब अब तो ये हो जाएगा, कोई मेरा आयर ही नहीं रहेगा, अब राजपाट कौन चलाएगा। तो इसने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, मैं कैथरीन ऑफ एल्गेराउन से शादी तोड़ देता हूँ, किसी नई लड़की से, यानी कोई दूसरी से शादी कर लेता हूँ ताकि मुझे बेटा होगा। अब इसके लिए इसे पोप से जो है कंसल्ट करना पड़ेगा। पोप चर्च के जो फादर होते हैं, मतलब जो हाईएस्ट प्रीस्ट होता है, उसे हम पोप कहते हैं, क्योंकि जो भी लॉ वगैरह है रिलीजियस मैटर में वो वही देखता था। उसके अप्रूव होने के बाद ही आप कोई काम कर सकते हो। तो
तो इसने पोप को बोला कि देख भाई, ऐसी सी बात है, मुझे शादी करना है, ऐसी सी बात है, तुम इसे एनल कर दो, मतलब शादी को ख़त्म कर दो, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। पोप बोला कि नहीं बेटा, ये हमारे रिलीजियस टीचिंग के खिलाफ है, ये गॉड के रूल्स के खिलाफ है, ये बाइबल के खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब हेनरी ये बोला कि ये गलत है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इसने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लाया। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी से क्या हुआ कि जो चर्च का हेड पहले पोप हुआ करता था, अब चर्च का हेड किंग होने लगा, यानी मोनार्क, जो राजा होगा वो होगा। ले लो, अब रूल वही बनाएगा, अब क्या तुम कर लोगे अब खुद का। तो इसी को हम एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ चर्च था वो पोप की जगह मोनार्क होने लगा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सन। ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि प्रिंटिंग प्रेस को ओरिजिनली इन्वेंट किया था जॉन गुटेनबर्ग में, और इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने का काम विलियम कैक्सन ने किया था 1476 में, याद रखिएगा। चलिए, पहला नाम आता है इस पीरियड में रोजर एशम का। ठीक है, रोजर एशम का वर्क था टॉक्सोफिलस, या जिसे हम स्कूल ऑफ शूटिंग में बोलते हैं, 1545 में पब्लिश हुआ। इट इज़ अबाउट मेथड्स ऑफ आर्चरी। ये बुक जो है आर्चरी के बारे में, आर्चरी मतलब आप समझते हैं तीरंदाजी, तो यहाँ से याद रखना है कि रोजर एशम का वर्क है टॉक्सोफिलस, और ये आर्चरी के बारे में है। ये इसका दूसरा नाम जो है स्कूल ऑफ शूटिंग भी है। ठीक है, बस इतना याद रखना, कुछ नहीं। इनका अगला वर्क है द स्कूल मास्टर, ये फुल टाइटल है प्लेन एंड परफेक्ट वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन द लैटिन टंग। ये आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है द स्कूल मास्टर टॉक्सोफिलस रोजर एशम का वर्क था। ठीक है, ये 1570 में आया था। अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, कई बार पूछा भी गया है, थॉमस मेलोडी का वर्क है ले मोंटे डे अर्थर। ले मोंटे डे अर्थर, ठीक है, द डेथ ऑफ अर्थर। अर्थर एक्चुअली एक किंग था। इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको याद हो कि इसको सबसे पहले एज ए किंग जोफ्री ऑफ मनमथ ने अपनी बुक हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटनी में इसे इंट्रोड्यूस किया था, पार्ट 4 चैप्टर नंबर 24 में एज किंग इसे प्रेजेंट किया था। तो ये वही अर्थर है। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि अर्थर को एज ए मटेरियल या एज ए सोर्स काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे। ठीक, थॉमस मेलोडी के जैसे अब आपने देखा, थॉमस मेलोडी ने मॉर्टेल अर्थर पर एक किताब ही लिख दिया है। ठीक है, एक सीधे मॉर्टेल अर्थर नाम का पोइम भी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आइडल्स ऑफ द किंग लिखा है, जिसमें अर्थर की स्टोरी है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने आइसोलेट ट्रिस्टम एंड आइसोलेट पोइम लिखा है, वो भी मैथ्यू अर्थर की स्टोरी पर बेस्ड है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किंग अर्थर की जो स्टोरी है वो काफ़ी जगह जो है आपको देखने को मिलती है अलग अलग बुक्स में। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। थॉमस मेलोडी ने ले मोंटे डे अर्थर लिखा है, ये 1470 में लिखा गया था, और विलियम कैक्सन ने इसे 1485 में प्रिंट किया था। ठीक है, वही विलियम कैक्सन जिसने प्रिंटिंग को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, अगला नाम हमारा आता है थॉमस मोर का यूटोपिया। अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, यूटोपिया। ठीक है, देखिए यूटोपिया का मतलब क्या होता है यूटोपिया एक ऐसे लैंड को या ऐसे सोसाइटी को कहते हैं जहाँ की हर एक चीज़ परफेक्ट है। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन होंगे आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ लैंड और सोसाइटी, एन इमेजिनरी सोसाइटी, एन इमेजिनेटिव लैंड विच इज़ परफेक्ट इन इट्स ऑल एस्पेक्ट इज कॉल्ड, तो उसका आंसर यूटोपिया होगा। तो यूटोपिया थॉमस मोर ने लिखा था। ठीक है, ये 1516 में लिखा गया था लैटिन में, और इसका इंग्लिश वर्जन 1551 में आया था। इसको ज़रूर याद रखें आप दोनों ही पॉइंट को, कि यूटोपिया थॉमस मोर ने लिखा था, ये 1516 में लैटिन में आया, और इंग्लिश वर्जन इसका 1551 में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नाम है डेसिडेरियस इरेस्मस, प्रेज ऑफ फॉली इनका वर्क है। ठीक है, इसका लैटिन टाइटल है इंकोमियम मोरी, 1511 में पब्लिश हुआ था, और एक सटायरिकल वर्क था। एक्चुअली ये सटायर क्या होता है? सटायर का मतलब तंज होता है। ठीक है, कि किसी चीज़ को आप फनी वे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उसे सटायर कहते हैं। तो ये एक सटायर था। किस चीज़ को इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है? करप्शन को, चर्च के करप्शन को, सोसाइटी में जो करप्शन है उसको, और स्कॉलर में जो करप्शन है उसको। तो आप देख सकते हैं कि चर्च में भी करप्शन था, डिस्पाइट बीइंग ए रिलीजियस बॉडी ऑफ टॉप मोस्ट, ऑब्वियसली दे वर इंडल्ज इन करप्शन। तो ये ऑब्वियसली बात है कि होता है, हर जगह होता है, करप्शन होते हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। तो ये प्रेज ऑफ फॉली एक सटायरिकल स्पीच है जो कि करप्शन के लिए लिखा गया है। ठीक है, डेसिडियस इरेस्मस में लिखा है। इतना आप नहीं याद रखें, बस इतना याद रखें, डेसिडियस इरेस्मस ले प्रेज ऑफ फॉली नाम का एक वर्ग लिखा है जो कि सटायरिकल नेचर का है। बस इतना याद रखिए आप। ठीक है, अगर नाम आता है तो विलियम टिंडेल का। देखिए जैसे अभी आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो यहाँ के स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदी स्क्रिप्चर्स, वो संस्कृत लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक, तो अभी तो लगभग अभी भी हालांकि वही स्थिति बनी हुई है कि मैक्सिमम लोग संस्कृत नहीं जान रहे होते हैं। ठीक है,
वो लोग हिंदी जान रहे हैं या उनका जो लोकल टंग है वो संस्कृत नहीं जान रहे हैं। जब संस्कृत नहीं जान रहे हैं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे उन स्क्रिप्चर्स को। इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में भी यही हाल था कि जो बाइबल था, ठीक है, ये अलग अलग बाइबल थे, उनका लैंग्वेज अलग था, वो या तो लैटिन में थी, या हिब्रू में थी, या ग्रीक में थी। तो जो कॉमन पीपल थे वो नहीं पढ़ पाते थे। अब इसी बात है कि लैटिन, ग्रीक, हिब्रू के लिए आपको पर्टिकुलरली स्कूल ज्वाइन करने पड़ेंगे, वहाँ पर सीखना पड़ेगा ये चीज़। लेकिन उनका जो खुद का मदर टंग था, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई लोकल डायलेक्ट हो, वो तो उनको आता था। अब वो आता था तो उसमें बाइबल नहीं होता था, समझ रहे हैं, तो फिर वो पढ़ नहीं पाते थे। अब पढ़ नहीं पाते थे तो वो समझ नहीं पाते थे, तो उनको दिक्कत होता था। फिर पोप जो बताता था पोप, वो उनको मानना पड़ता था और सारी चीज़ें, मतलब आप समझ रहे हैं सिंपली कि वो पढ़ नहीं पाते थे स्क्रिप्चर्स। तो हुआ क्या कि काफ़ी लोगों ने ट्राई किया ट्रांसलेशन का, कि इसको चलो हम ट्रांसलेट कर देते हैं ऐसे लैंग्वेज में जो कि एक आम आदमी, कॉमन मैन, लेमैन पढ़ सके। विलियम टिंडेल उन्हीं में से एक आदमी था। इसने क्या किया कि इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया, ठीक। अब ये मना था कि नहीं यार, बाइबल जैसी रिलीजियस बुक को जो है आप लैटिन में, ये मतलब जो भी लैंग्वेज में, उससे आप कॉमन लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो यार। ये भगवान की किताब है, क्राइस्ट की किताब है। ये आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, डीजे बज रहा है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो उन्होंने कहा कि यार देखो तुमने गलत किया है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। बाइबल जैसी प्योर रिलीजियस बुक को लैटिन या हिब्रू या ग्रीक से एक आम आदमी के टंग में, लोकल टंग में, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, ये प्रोहिबिटेड है, गलत है, पोप ने कहा ऐसा, ठीक है। जो हेनरी 8 के बंदे थे, हेनरी 2 पर हमने देखा था, उसने कहा कि उन्होंने उकसाया किंग को कि देखो इसने गलत काम किया है, इसको सज़ा देनी चाहिए। तो सज़ा के तौर पे इन लोगों ने क्या किया कि विलियम टिंडेल को जिंदा जला दिया ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, आप जानते ही होंगे। 1536 में जो है इसको, विलियम टिंडेल को जिंदा जला दिया गया। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये सज़ा है एक्चुअली, और किस टाइप का सज़ा है, ठीक है, फांसी वासी नहीं, जिंदा जला दिया। तो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। लोग काफ़ी इनटॉलरेंट थे रिलीजन को लेकर के। हालांकि अब तो बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, वो काफ़ी ट्रांसलेट, आपको हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम देखिए, ठीक है। तो ये विलियम टिंडेल की मोटा मोटी कहानी है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। बाइबल के 2 पार्ट है, ठीक है, आई हैव दैट बाइबल, और एक न्यू टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है। तो इसने न्यू टेस्टामेंट को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इसी वजह से इसको ऐसे किया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वॉज बर्न्ट अलाइव फॉर ट्रांसलेटिंग बाइबल, विलियम टिंडेल। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विलियम टिंडेल ट्रांसलेटेड न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, द एंटायर बाइबल, तो न्यू टेस्टामेंट होगा, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि द वर्जन ऑफ बाइबल ट्रांसलेटेड बाय विलियम टिंडेल वॉज पब्लिश्ड इन, तो आंसर होगा 1525, ठीक बात है। चलिए अगला नाम आता है टोटल्स मिसलेनी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब इससे पहले भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लेकिन अब डायरेक्ट एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। सबसे पहला नाम हमारा आता है टोटल्स मिसलेनी का। ये एक्चुअली था क्या, ये एक एंथोलॉजी था। एंथोलॉजी क्या होता है भाई? एंथोलॉजी होता है कि ऐसा एक वर्क जिसमें अलग अलग पोइट्स के पोइम को कंपाइल किया गया हो, एक साथ रखा गया है, उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है, एंथोलॉजी। तो टोटल्स मिसलेनी 1557 में पब्लिश हुआ। इसको सबसे पहले टोटल्स मिसलेनी इसलिए बोला गया क्योंकि इसको जो पब्लिश कराने वाले थे उसका नाम था रिचर्ड टॉटल, ठीक है, उसका नाम क्या था, रिचर्ड टॉटल, इसीलिए इसको हम टोटल्स मिसलेनी बोले, ठीक। और इसका जो एक्चुअल नाम था द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल कि द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट इसका नाम था, और इसको हम टोटल्स मिसलेनी बोल देते हैं क्योंकि इसको पब्लिश करने वाले रिचर्ड टॉटल थे। अब इसमें था क्या, बहुत सारे लिरिकल सॉन्ग्स थे, पोएम्स थे, तो इसमें आधे से ज़्यादा लगभग वर्क थे, यानी पोएम्स थे, वो 2 आदमी का था, थॉमस याट का और हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे का, ठीक। अब देखिए यहाँ से कैसे मेजर इंप्रूवमेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये पहला एंथोलॉजी था जो कि प्रिंटेड वर्जन में जो है इंग्लैंड में अवेलेबल हुआ था। इसको भी याद रखने वाला है। अब ये जो 2 लोग हैं आपको दिख रहे हैं, थॉमस याट और हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, इन लोगों ने काफ़ी काम किया है इंग्लिश में, काम इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले देखिए जो थॉमस याट हैं हमारे, हेनरी हावर्ड थॉमस याट के चेले थे, मतलब वो उसके साथ रहा करते थे, ठीक है, उन्हीं के अंदर काम किया करते थे। तो ये दोनों गए इटली घूमने, ठीक। इटली में इन्होंने एक चीज़ पढ़ा, सोनेट। सोनेट क्या होता है भाई? 14 लाइन की एक पोइम होती है। तो इन लोगों को काफ़ी पसंद आया, बोला कि देखो ऐसा कोई चीज़ हम लोग इंग्लैंड में जो है ले जाते हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं कि देखो एक चीज़ हम लोग लेकर के आए इटली से। तो इसने थॉमस याट ने
इटालियन सोनेट या जिसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं उसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या ये हु इंट्रोड्यूस्ड इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट या सीधे सोनेट टू इंग्लैंड? आंसर क्या होगा? थॉमस याट, याद रखें आप। अब हुआ दूसरा चीज़, क्या हुआ कि जो हेनरी हावर्ड थे उन्होंने ब्लैंक वर्स को जो है इंट्रोड्यूस किया। ब्लैंक वर्स क्या है वो हम आगे जब लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा ही ये हो जाएगा, फिर फ्री वर्स ही बताना पड़ेगा, वर्स बताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हेनरी हावर्ड ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। किसमें भाई? वर्जिल का वर्क है द एनीड, उसके बुक 2 बुक 4 को हेनरी हावर्ड अल्फ सर ने ट्रांसलेट किया। ठीक है, ट्रांसलेट किया और उसी ट्रांसलेशन में ने ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने डायरेक्ट। सबसे पहले कि बताइए हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश? हेनरी हावर्ड। ठीक है, इसका उल्टा ही पूछ सकता है, ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हावर्ड। उससे ये पूछेगा कि ब्लैंक वर्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हावर्ड थ्रू द ट्रांसलेशंस ऑफ विच वर्क? द एनीड, ओडिसी या क्या? तो ये हो गया, एनीड के बुक नंबर 2 बुक नंबर 4 को ट्रांसलेट किया था हेनरी हावर्ड में और उसी में इसने ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था। एक काम इसने और किया कि जो थॉमस याट ने इटालियन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, उसमें कुछ एक मॉडिफिकेशन लाया। ठीक, मॉडिफिकेशन मतलब उसके स्ट्रक्चर में, उसके राइम स्कीम में मॉडिफिकेशन लाया, चेंज लाया और कह दिया कि ये इंग्लिश सोनेट है। ठीक है, इंग्लिश सोनेट है और उसी इंग्लिश सोनेट को, उसी मॉडिफाइड वर्जन को विलियम शेक्सपियर ने खूब यूज किया, तो इसीलिए हम उसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, सोनेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सोनेट को जो इन्वेंट करने का काम किया है वो जियोकामो डे लेंटिनी ने किया, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, इसने इन्वेंट किया लेकिन इसका नाम नहीं आता ही नहीं है, नेग्लिजिबल। हुआ क्या था कि फ्रांसिस्को पेट्रार्का, जिसको हम सीधी इंग्लिश में पेट्रार्क भी बोलते हैं, लैटिनेट नेम है, तो उस आदमी ने क्या किया कि इस सोनेट को खूब यूज किया, बहुत ज़्यादा यूज किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इसी वजह से हम कहते हैं कि सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का काम, यानी सोनेट को एक तरह से इन्वेंट करने का काम पेट्रार्क ने किया। पूरा नाम फ्रांसिस्को पेट्रार्का है। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं क्योंकि पेट्रार्क ने इसको बहुत यूज़ किया, और इटालियन सोनेट इसको बोलते हैं क्योंकि ये इटली में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, सोनेट के बारे में देख लेते हैं। ये 14 लाइन का होता है और वो 14 लाइन आयमिक पेंटामीटर में होते हैं। आयमिक पेंटामीटर क्या है, आयमिक क्या है, इन सबको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, बस शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि देखिए कोई भी हमारा जो वर्ड है, कोई भी वर्ड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड लिखी बिस्किट लिखूँ, BISCUIT बिस्किट, तो अगर आप इसको पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे? बिस्किट ऐसे ही पढ़ेंगे ना, बिस एक पार्ट और किट एक पार्ट, हाँ है ना, 2 पार्ट है इसमें। इससे अगर मैं दूसरा वर्ड लिखूँ एप्पल, APPLE, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? एप्पल 2 पार्ट इसमें भी दिख रहा है आपको, एप्पल है ना, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो ये जो किसी वर्ड में ऐसे पार्टिंग होती है, डिवीजन होता है, इसको हम सिलेबल बोलते हैं। जैसे इसमें 2 सिलेबल हो गया, इसमें भी 2 सिलेबल है, किसी में 3 सिलेबल होता है, किसी में 1 ही होता है। ठीक है, इसे कट 1 ही सिलेबल है। ब्यूटीफुल इसमें 3 सिलेबल है। इंटेलिजेंट 4 सिलेबल है। तो जब 2 सिलेबल का पेयर होता है, तो इसको हम फूड कहते हैं, फूड। ठीक है, फूड कहते हैं। ठीक, आई एम क्या होता है वो आगे कवर करेंगे, आई एम ट्रू की, ठीक है, एनापेस्ट, इन सब को हम कवर कर रहेंगे। फूड कहते हैं। तो पेंटामीटर में 5 फुट होते हैं, और 5 फुट मतलब 1 फुट में 2 सिलेबल, तो पेंटामीटर में 5 फुट, तो 5 दूना 10 सिलेबल। समझ गए? चलिए, इसको और हम कवर कर रहे होंगे, जब हम लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस को कवर कर रहे होंगे तो इसमें हम जरूर इसको कवर करेंगे डिटेल से, अच्छे समझा करके। तो सोनेट में 14 लाइन होता है, वो आयमिक पेंटामीटर में होता है, यानी कि 10 सिलेबल का लाइन होता है। ठीक, अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइम स्कीम बताइए। तो जो हमारा इटालियन सोनेट है या जो हमारा पेट्रार्कन सोनेट है, उसका राइम स्कीम होता है ABBA, CDE या CD। ठीक है, ये 8 लाइन होता है और ये 6 लाइन, या उसके जगह कभी ये 6 लाइन। तो 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं, 2 लाइन को कपलेट, 3 लाइन को टर्सेट, 4 लाइन को कपलेट, 6 लाइन को सेस्टेट, 8 लाइन को ऑक्टेव। ठीक है, तो इटालियन सोनेट का जो हमारा राइम स्कीम है वो ये है, और ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। तो
ABBA CDE या CD, ठीक है। या फिर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट क्या है, ठीक है। तो वो एक ऑक्टेवस स्टेट है। अगला है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। इसका राइम स्कीम है AB, CD, EF, GG, ठीक है। अब इसमें ये चार और ये 2, तो 4 लाइन को क्वार्टेट बोलते हैं। तो इसमें 3 क्वार्टेट होता है, 4 3 12 और 1 कपलेट होता है, 2 14 लाइन हो गया, ठीक है। ये शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन वही पूछेगा कि वैसे राइम स्कीम बताइए, इसका स्ट्रक्चर बताइए, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका मेरे फ्रेंड ने बताया था, एक अजीब फनी है। आप याद ऐसे कर सकते हैं कि पेट्रार्कन है ना, पेट पर उसके किसी बच्चे के पेट पर लात मारा तो वो अब्बा अब्बा बोलने लगा, ठीक है। यानी अब्बा मतलब पापा होता है, फादर। तो ABB है अब्बा। पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम इस तरह होता है, ठीक। और शेक्सपियर एक काफ़ी बड़े लेजेंडरी फिगर है, लिटरेचर में रिस्पेक्टेड फिगर है। तो जो काफ़ी बड़ा होता है, बड़े ओहदे पर होता है, उसको हम जी सर बोलते हैं। तो GG इसका GG पर ख़त्म होता है। ये याद करने का उसने अच्छा तरीका बताया। सो यू कैन एक्चुअली रिमेंबर। ये आप अपना खुद का भी एक मेथड निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय कैक्सन। बताया था कि इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करने का काम विलियम कैक्सन ने किया था। तो पहला बुक जो कि उसने प्रिंट किया वो ये है, रिक्विल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ये उसका खुद का वर्क था, ट्रांसलेशन था एक 1477 में। 1476 में जो है इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग को, और 1477 में बुक प्रिंट कर दिया, ठीक। इसको आप याद रख सकते हैं, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेट बाइबल 1539 में इंट्रोड्यूस किया आया, पब्लिश हुआ था, जिसको हम क्रैमर्स बाइबल बोलते हैं। देखिए अभी ऊपर क्या पढ़ा था, 1536 में विलियम टिंडेल को बाइबल ट्रांसलेट करने के लिए जो है जिंदा जला दिया गया था। लेकिन फिर उसी किंग ने, ठीक है, उसी मोनार्क ने बाइबल के ट्रांसलेशन को ऑथराइज कर दिया कि ठीक है बेटा, अब तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो इसे हिपोक्रेसी बोलते हैं। तो उसी यही ट्रांसलेटेड बाइबल था जो कि उसने ऑथराइज किया था। द ग्रेट बाइबल कहते हैं इसे, या क्रैमर बाइबल कहते हैं। अभी जो बाइबल यूज़ करते हैं लोग उसे किंग जेम्स बाइबल कहते हैं, जो कि 1611 में पब्लिश हुआ था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगला नाम आता है जॉन लिडगिड का। इनका बस कुछ 3-4 वर्क है ये इंपॉर्टेंट। फॉल ऑफ प्रिंसेस, द टेम्पल ऑफ ग्लास और स्टोरी ऑफ थीबस। इनको आप याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, खासकर ये वाला वर्क, द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। ये जॉन लिडगिड का वर्क है, ठीक। तो ये सब रेनेसां के अर्ली टाइम पीरियड में जो है कुछ एक मेजर डेवलपमेंट थे जो कि हमने देखा, मेजर ऑथर थे जिनको देखा। खासकर आप इन सब को जरूर याद रखें। ये जो पोर्शन है इतना ज़रूर याद रखें, इस पोर्शन को ज़रूर याद रखें, ठीक है। और इस दोनों पोर्शन को जरूर याद रखें, ठीक। इतना आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। ये PDF आपको जो है मिल जाएगा। इसका डाउनलोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा के रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने खुद बनाया है सही से। चलिए अब अगला हमारा जो पीरियड आता है वो है द एज ऑफ एलिजाबेथ, ठीक है। एज ऑफ एलिजाबेथ, इसको एज ऑफ एलिजाबेथ या इसको हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कह देते हैं, ठीक है। और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। जैसे आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो शायद शाहजहाँ के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ये अब गोल्डन एज ऑफ किसी भी पीरियड को हम गोल्डन इसलिए कहते हैं कि उस पीरियड में उस फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक। जैसे अगर आप शाहजहाँ के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है तो इसका मतलब कि उसके पीरियड में आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स पर बहुत ज़्यादा काम हुआ होगा, आपने ताजमहल जैसे चीज़ों को देखा। तो इसी तरह एज ऑफ एलिजाबेथ को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे काफ़ी हाई क्वालिटी के लिटरेरी डेवलपमेंट हुई और उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ जाता है यूनिवर्सिटी विट्स और विलियम शेक्सपियर का। और इसी वजह से इस पीरियड को हम एज ऑफ शेक्सपियर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए एज ऑफ शेक्सपियर इज़ या विच पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ शेक्सपियर। तो एज ऑफ एलिजाबेथ या विच पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वो हो जाएगा हमारा क्या, एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है। ये क्वीन एलिजाबेथ है, आप फोटो इनका देख सकते हैं। ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, एक क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है जो कि अभी जिनका डेथ अभी 1-2 साल पहले हुआ था, ठीक है। जिसका फोटो आप देख सकते हो वो इंडिया भी कई बार आ चुकी है। तो वो एलिजाबेथ सेकंड है, ये एलिजाबेथ फर्स्ट है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। चलिए ये फोटो है इनका। इस पीरियड में अगेन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, लेकिन हम जो मेजर चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको स्किप कर दिया यहाँ पे जानबूझकर, क्योंकि वो एग्जाम से पूछते नहीं हैं, ठीक है। फिर सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए सबसे पहला नाम आता है इसमें एडमंड स्पेंसर का।
ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास कितने मस्त आदमी है। एडमंड स्पेंसर 1552 से 1599, ठीक है। इनका वर्क था, पहला वर्क है, मतलब पहला इन्होंने कि पहला इन्होंने लिखा है, यहाँ पर पहला वर्क लिखा है मैंने जो वो ए व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। होता ये है कि इनके हम फेमस वर्क द फेरी क्वीन, शेफर्ड कैलेंडर, ठीक है, एमोरिटी, इन सबको पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ये कम लेस नोन वर्क है उनको हम पढ़ते नहीं, और एग्जाम में यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करते जाए, ठीक। चलिए, तो इनका पहला ये वर्क है अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, ये आयरलैंड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला वर्क है फाउर हिम्स, और एक और वर्क है कॉम्प्लेंट्स, जो कि एक पोइट्री का कलेक्शन है 9 पोएम का। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों एग्जाम्स में आते हैं, ठीक। अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड और कॉम्प्लेंट्स एक पोइट्री कलेक्शन का वर्क है 9 पोएम में, और ये वर्क आपको जल्दी बुक में भी नहीं मिलेगा, मतलब बुक वाले भी इसको मेंशन नहीं करते, छोड़ देते हैं, ठीक। अगला और इनका काफ़ी फेमस वर्क है जिसकी वजह से इनका पूरा नाम चला, नेम फेम हुआ, वो है द फेरी क्वीन, ठीक है, फेरी क्वीन। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है, और इनका जो पूरा क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी कह लीजिए, या जो लिटरेचर में इनको प्लेस मिला है वो इसी बुक की वजह से मिला है, ठीक है। फेरी क्वीन, देखिए ओरिजिनली इन्होंने प्लान किया था कि मैं 12 किताबें लिखूँगा फेरी क्वीन की। 12 किताबें क्यों भाई? एरिस्टोटल ने 12 मॉडल्स की बात की है, जैसे ऑनेस्टी, ये वो इस तरह के 12 मॉरल्स की बात की है। मॉरल्स मतलब नैतिकता, ये ऐसे ही होता है कुछ। तो उन्होंने 12 मॉरल्स की बात की है, तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि जो अरिस्टोटल की ये 12 मॉरल्स है उन्हीं पर बेस्ड मैं 12 किताबें लिखूँगा, ठीक है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 कंप्लीट किया था, कंप्लीट ओनली 6, और एक 7th का फ्रेगमेंट मिला है। इनके 7th बुक जो है उसका फ्रेगमेंट है, कुछ पार्ट मिले, वो कंप्लीट नहीं था। तो इतना आप याद रखें कि फेरी क्वीन का 12 बुक प्लान किया था लिखने का, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 कंप्लीट हो पाया विद अ फ्रेगमेंट ऑफ 7th। ये है, समझ में आ गई बात इतना, ठीक है। बुक नंबर 1 to 3 1590 में पब्लिश हुआ था, और 3 to 6 1596। इसको आप जरूर याद रखें, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है ये पूछ लेता है। तो बुक नंबर 1 to 3 1590 में, और बुक नंबर 3 to 6 1596 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। फेरी क्वीन इज़ डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ, ठीक है। ये फेरी क्वीन जो वर्क है वो क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेटेड है, यही क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। और देखिए ये इन्होंने लिखा था, और इसको इंट्रोड्यूस जो करवाया क्वीन एलिजाबेथ से वो सर वॉल्टर राले थे, इनके फ्रेंड थे सर वॉल्टर राले। उन्होंने बोला कि चलो हम तुमको क्वीन से मिलवाते हैं, तो वही मिलवाए थे, और फिर ये क्वीन को जो काफ़ी पसंद आया ये वर्क, और फिर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इसके बाद ये एलिग्रिकल वर्क है, ठीक है। अब एलिग्री क्या होता है मैं नहीं बताऊँगा, पिछली क्लास में ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ की कैरेक्टर्स है, आप उनको याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। रेड क्रॉस नाइट, ऊना, ग्लोरियाना, ब्रिटोमार्ट एंड अर्थर, ये सब इससे कुछ की कॉम्पोनेंट है, मतलब की कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, ठीक है। अगला है कि जोफ्री चौसर इज मेंशन इन द फेरी क्वीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जोफ्री चौसर को मेंशन किया है एडमंड स्पेंसर ने अपने इसी वर्क में, द फेरी क्वीन में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जोफ्री चौसर इज मेंशन इन विच वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर, तो वो हो जाएगा फेरी क्वीन में। या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज जोफ्री चौसर मेंशनड, ठीक है, द फेरी क्वीन, शेफर्ड कैलेंडर, या फिर और कोई दूसरा वर्क। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये वर्क जो है एलिजाबेथ को डेडिकेटेड है, तो इस वर्क में एलिजाबेथ को बहुत जगह रिप्रेजेंट किया गया अलग अलग नेम से, ठीक है। पहला नाम है ब्रिटोमार्ट, बेल्फीबी, मर्सिला एंड ग्लोरियाना। आप इनको याद रखें एक बार, ठीक है, ध्यान में रखें इनको, यहाँ से पूछ सकता है कि एडमंड स्पेंसर हैज़ रिप्रेजेंटेड, ठीक है, या फेरी क्वीन एलिजाबेथ हैज़ अपीयर्ड अंडर द नेम्स इन फेरी क्वीन, तो किस किस नाम में जो है वो फेरी क्वीन में अपीयर हुई हैं, तो ब्रिटोमार्ट, बेल्फीबी, मर्सिला एंड ग्लोरियाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर वॉल्टर राले इंट्रोड्यूस्ड हिम टू क्वीन एलिजाबेथ। ऑलरेडी बता दिया मैंने कि सर वॉल्टर राले जो है उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को इंट्रोड्यूस किया था, यानी एडमंड स्पेंसर को इंट्रोड्यूस किया था क्वीन एलिजाबेथ के पास, ठीक है। इट इज़ मॉडल टू सम एक्सटेंट ऑन एरिस्टोटल ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। एरिस्टोटल एक राइटर थे, उनका एक वर्क था ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, शायद ये इटालियन थे, ठीक। उन्हीं के वर्क पे ये मॉडल है, कौन? एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि फेरी क्वीन इज मॉडल्ड ऑन ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, ठीक है। इसी तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो जोफ्री चौसर का कैंटरबरी था वो इंस्पायर्ड था बोकाचियो के डेकामेरॉन से। डेकामेरॉन में 100 स्टोरीज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ जाता है
कि स्पेंसरियन स्टेंजा को इसी वर्क में फेरी क्वीन में स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, देखिए स्पेंसर स्टेंजा ये जो एरिस्टोटल है ना, इसी का ओटावा रीमा करके एक था 8 लाइन का, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ला करके एक लाइन ऐड करके स्पेंसर ने कहा कि देखो भैया ये स्पेंसरियन स्टेंजा है, मैंने इसे डेवलप किया है। ठीक, देख लेते हैं उसका। अगेन इसका राइमिंग स्कीम देख लीजिए आप, ए बी बी सी सी, इसका ये राइमिंग स्कीम, ये याद करने का तरीका बता दिया है, AB² BC² या C। ठीक, अब ये है कि देखिए इसमें थोड़ा सा और डिस्टिंक्शन है, ये आप जरूर याद रखें कि इसका जो स्टार्टिंग का 8 लाइन है, ठीक है, ये आयमिक पेंटामीटर में होता है। पेंटामीटर 5 फुट रहेगा और 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं, तो 5 में 10 सिलेबल होगा। और जो लास्ट लाइन होता है ना, ये आयमिक हेक्सामीटर में है। हेक्सा मतलब 6 होता है, इनकी 6 फुट होगा। अब 6 फीट होगा तो अब इसी बात है कि 6 फुट होगा तो 1 फुट में 2 सिलेबल, तो 6 दुना 12 सिलेबल हो गया। ठीक, और इस लास्ट लाइन को अलेक्जेंड्रीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा कि लास्ट लाइन इन स्पेंसरियन स्टेंजा इज कॉल्ड अलेक्जेंड्रीन कपलेट क्वार्टेट सेस्टेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब सर वॉल्टर वाले का मैंने नाम लिया यहाँ पे, तो उनका काफ़ी अच्छा कहिए मैं कि कपलेट है, कपलेट नहीं एक्चुअली क्वार्टेट 4 लाइन का है, वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सर वॉल्टर वाले की कुछ वर्क को हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ नहीं लिखा है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है। मैं पढ़ रहा था तो यही साइलेंट लवर नाम का उनका एक पोएम है, ये जल्दी मिलता नहीं है आपको, मैं काफ़ी मुश्किल से इस पोएम को निकाला था उसके कुछ लाइनें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक्चुअली इसमें काफ़ी अच्छे मैसेज हैं, कुछ अच्छा चीज़ लिखा था इन्होंने, मतलब कुछ काफ़ी रियलिटी से कनेक्ट था, तो मैं सोचा चलो इसको मेंशन करके मैं बता देता हूँ, आपको मज़ा भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। साइलेंस इन लव बी रेज मोर वो देन वर्ड्स दो नेवर सो विटी, ए बेगर दैट इज़ डम यू नो मे चैलेंज डबल पीटी। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा कि देखिए साइलेंस मतलब खामोशी होती है। अच्छा, इसका आप कंटेक्स्ट इसको ध्यान में रखिएगा, इसका नाम क्या है पोएम का, द साइलेंट लवर। इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप किसी लव में हैं या रिलेशन में हैं, ठीक है, और या ऐसे भी नॉर्मली भी, और आपको कुछ होता है, ठीक है, जैसे कि आप नाराज़ हैं या किसी से गुस्सा हैं, ठीक है, और अब वहाँ पे आप अपनी नाराज़गी को, गुस्से को बोल करके एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि सामने वालों के अंदर उतना पीटी मतलब होता है दया, उतना दया नहीं है, ठीक है, जितना दया आप उसको खामोश रह करके उसके दिल में क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर आपको अपने किसी से झगड़ा हो गया, प्लस से कि एक हस्बैंड वाइफ है, उसमें से वाइफ को मान लिया झगड़ा हो गया, और अगर वो चिल्ला करके या बोल करके झगड़े करके एक्सप्लेन करेगी, तो हो सकता है कि सामने वाले उसके हस्बैंड के दिल में उतना दया ना है। अगर वो शांत रहेगी तो सामने वाला बहुत परेशान हो जाएगा, मतलब उसके दिल में और ज़्यादा दया है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है। तो यही इन्होंने लिखा है कि साइलेंस इन लव, कि प्यार में जो साइलेंस है वो बिरेज मोर वो, काफ़ी ज़्यादा दुख जो है सामने वाले को देता है अगर वो साइलेंस हो तो, ठीक है। और ये काम आप नहीं कर सकते हो वर्ड के थ्रू, ठीक है, वर्ड के थ्रू, चाहे वो कितना भी स्मार्ट वर्ड क्यों ना हो, कितना भी आप अच्छा वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर लो, ये वर्ड से नहीं हो सकता है जितना साइलेंस हो सकता है। और इसकी एनालॉजी कैसे ड्रॉ करते हैं, कहते हैं कि देखिए अ बेगर दैट इज़ डम, एक भिखारी जो कि डम है, यू नो आप जानते हैं, मे चैलेंज डबल पीटी। इन्होंने कहा कि जो एक भिखारी अगर वो गूंगा है, डम है, तो वो लोग उससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी उसको देख करके और उसके दिल में दया आता है, वो उसकी मदद करते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि एक तरह से कि 2 भिखारी है, एक डम है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, और एक बोल सकता है, तो आपको जब देखने के बाद जो दया आएगा तो ज़्यादा दया, ज़्यादा पीटी जो है वो उस भिखारी के लिए आएगा जो बोल नहीं सकता है, डम है, इनके साइलेंट है। तो इसकी एनालॉजी इन्होंने इससे ड्रॉ किया, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आई मीन यू सी हाउ नेचुरल इट इज़, ये काफ़ी नेचुरल बात उन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए अब वापस से हम अपने कंटेंट पर आ जाते हैं। अगला वर्क है, आप इस टेक्निक को ट्राई ज़रूर करें, आई हाईली एडवाइज यू। अगला वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर, एडमंड स्पेंसर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये 12 पोइम है, 12 पेस्टल पोइम। देखिए पेस्टल, यहाँ पे एक वर्क है पेस्टल। पेस्टल मतलब होता है क्या, पेस्टल लैटिन वर्ड से पेस्टर से आया है पेस्टल। पेस्टल मतलब था शेफर्ड। शेफर्ड मतलब गांव के गरीरिया, जो लोग भेड़ बकरी इसको चराया करते हैं, उसको हम शेफर्ड कहते हैं, ठीक। और अभी से बात है कि वो लोग गांव में तो रहेंगे, गांव में ही रहेंगे, शहर में भेड़ कौन चराता है, तो गांव की ही बात होती है। तो इसमें एक्चुअली रूरल सेटिंग्स होती हैं, कैरेक्टर्स रूरल लाइफ के होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं। वैसा कोई भी वर्क जिसमें ऐसा थीम आपको मिले, रूरल लाइफ मिले, शेफर्ड्स मिले, तो उसको हम पेस्टल वर्क में बोलते हैं। अगर वो पोएम है तो पेस्टल पोएम, एलजी है तो पेस्टल एलजी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत ही ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है। वो ये पूछता है कि बताइए
पेस्टल पोएम्स शो या हैव अ थीम ऑफ, ठीक है, अर्बन लाइफ, रूरल लाइफ, रस्टिक लाइफ। तो वहाँ पर एक्चुअली वो रूरल लाइफ की बात हो रही होती है, लेकिन वो लोग रूरल वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, सब लोग समझ जाए, वो लोग रस्टिक वर्ड यूज़ करते हैं, रस्टिक। तो आप इसको याद रखें, रस्टिक का मतलब होता है रूरल, ठीक, वो लोग रस्टिक ही यूज़ करते हैं। मैंने खुद ऐसा क्वेश्चन देखा है कई जगह, रूरल नहीं यूज़ करते, रस्टिक लाइफ यूज़ करते हैं। तो रस्टिक लाइफ की बात हो रही होती है पेस्टल वर्क में, ठीक, समझ में आ गई बात। मतलब नेचुरल सेटिंग होता है गांव का, जो इसमें कैरेक्टर होते हैं वो शेफर्ड्स होते हैं, भेड़ियों को चराने वाले होते हैं, और सारा चीज़ नेचुरल होता है, नेचुरल सीनरी है, ब्यूटी है, ये सारा चीज़, पहाड़ उहाड़ झरना उड़ना है, तो उस वर्क को हम पेस्टल वर्क बोल देते हैं, ठीक। तो ये शेफर्ड्स कैलेंडर है वो एक पेस्टल पोएम है, और ये 12 इकोलॉग लिखा गया है, ठीक है। 12 किस लिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर एक महीने के लिए एक एक है। और इसने ये वर्क डेडिकेटेड है फिलिप सिडनी को। द फेरी क्वीन हमने देखा था, क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेटेड है, और जो ये वर्क है कौन सा वाला शेफर्ड कैलेंडर, वो डेडिकेटेड है फिलिप सिडनी को। 1579 में ये वर्क पब्लिश किया गया था, ठीक है। बात है, आगे चलते हैं। अब कुछ एक इनके अलग अलग वर्क है, इनको हम देख लेते हैं, और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एमोरिटी, ठीक है, कलेक्शन सॉनेट्स है, इनकी एक सॉनेट का कलेक्शन है एमोरिटी। एपिथेल्मियन, देखिए इनकी इनको एक लड़की से प्यार हो गया था, आयरिश गर्ल थी एलिजाबेथ, तो उनसे जब शादी हुई थी इनकी, तो उसी शादी के मौके पर इन्होंने एपिथेल्मियन लिखा था, ठीक। एक और वर्क है प्रोथेल्मियन, ये दोनों वेडिंग सॉन्ग ही है, और ये स्पाउजल वर्ड्स इसी का दूसरा नाम है। तो एपिथेल्मियन, प्रोथेल्मियन, ये मैरिज सॉन्ग है, ठीक। एस्ट्रोफल एक एलेजी है, जिसको इन्होंने लिखा है फिलिप सिडनी के डेथ पर। फिलिप सिडनी जो है इनके फ्रेंड थे, उन्हीं के डेथ पर जो है एस्ट्रोफल नाम का इन्होंने एलेजी लिखा है। होल्ड ऑन, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। तो एस्ट्रोफल जो है वर्क है जिन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएगा, एस्ट्रोफेल इज एन एलजी, एस्ट्रोफेल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफेल इज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, इसलिए कि एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल लिखा फिलिप सिडनी के लिए, और फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा, समझ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, कोरिन क्लाउड कम्स होम अगेन, एक पेस्टल पोएम है, ठीक है। ये वर्क है, आपको बुक में जल्दी नहीं मिलता है, इसको भी आप याद रखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। द रून्स ऑफ टाइम फॉर द एलजी ऑन सिडनी, ठीक है, इसको भी आप याद रखें, ये भी सिडनी पर ही एलजी लिखा गया था। ये रून्स ऑफ टाइम है। मदर हबर्ट्स टेल डेफेंडा एक एलजी, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला है एडमंड स्पेंसर वॉज कॉल्ड द पोइट्स पोइट प्रोबेबली बाय चार्ल्स लैम्ब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है, हु इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट एडमंड स्पेंसर। ये पूछ सकता है कि चार्ल्स लैम्ब ने कहा या किसने कहा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम श्योरली पता नहीं है कि चार्ल्स लैम्ब ने ही बुलाया था, लेकिन इतना जरूर पता है कि एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा गया, मतलब कवियों का कवि, ठीक। इसको आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेंसर रिगार्डेड चौसर एज हिज मास्टर, ऑलरेडी बता दिया मैंने कि फेरी क्वीन में चौसर को मेंशन किया गया है, तो थॉमस जोफ्री चौसर को वो अपना मास्टर माना करते थे एडमंड स्पेंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। थॉमस सैकविल, ठीक, थॉमस सैकविल का वर्क है मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट, याद रखें आप इसको, जो कि दांते के इन्फर्नो के इमिटेशन में लिखा गया है। अब दांते कौन है भाई, जब हम चौसर का पीरियड पढ़ रहे थे जॉफ्री चौसर का, तो हम देखा था कि जॉफ्री चौसर के जो कंटेम्प्रेरी थे, इंग्लैंड में 5 थे, इंग्लैंड से बाहर, मतलब इंग्लैंड में और भी थे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वाले की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड से बाहर 3 थे, दांते, पेट्रार्क एंड बोकेशियो, ठीक है, ये इटालियन थे ये लोग। जियोवेनी बोकेशियो के बारे में हमने देखा था कि उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है दी डेकामेरॉन, जिससे इन्फ्लुएंस होकर के जोफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा। दांते का अभी हम देख रहे हैं इन्फर्नो, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, पोर्टगीटो, पेरडीजो और एक और याद नहीं मुझे अभी। दांते का इन्फर्नो वर्क है, और पेट्रार्क का उसने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। तो दांते इन्फर्नो के लिए जानता है, पेट्रार्क सोनेट के लिए, और बोकेशियो द डेकामेरॉन के लिए। थोड़ा याद रखें आप इसको, यहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं 9th-10th में, 6th में नहीं। ठीक है, तो थॉमस सैकविल ने थॉमस नॉर्टन के साथ मिल करके, थॉमस नॉर्टन के साथ मिल करके एक वर्क लिखा जिसका नाम है गोर्बुडक। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ट्रेजेडी ऑफ गोर्बुडक। इसी का दूसरा नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। ये इंग्लिश की पहली ट्रेजेडी थी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ट्रेजेडी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज गोर्बोडक या फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसका पूरा नाम था द ट्रेजेडी ऑफ गोर्बोडक। ठीक है, इसको लिखा था थॉमस सैकविल, थॉमस नॉर्टन ने लिख करके। ये एक सेनेकन ट्रेजेडी थी। सेनेकन ट्रेजेडी मतलब क्या, एक्चुअली सेनेका ग्रीक
ट्रेजेडी से थे, मतलब वो ट्रेजेडी लिखे करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो अब इनको सेनेगन ट्रेजेडी क्यों बोला गया? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते थे, प्रॉपर्टीज़ होती थी कि ये प्रॉपर्टी होगी तो वो एक सेनेगन ट्रेजेडी कहलाएगा। तो उसी में एक प्रॉपर्टी ये थी कि ये 5 एक्ट में हुआ करता था। सेनेगन ट्रेजेडी 5 एक्ट में हुआ करता था, तो गॉर्बोडक भी 5 एक्ट में है। इसका पहला 3 एक्ट थॉमस नॉर्टन ने लिखा है और लास्ट का 2 एक्ट थॉमस सैकविल ने लिखा है। ये 1561 में पब्लिश हुआ। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बोडक, अदर नेम फॉर गॉर्बोडक फेरिक्स एंड पोरिक्स। गॉर्बोडक इज रिटन बाई थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्टोरी क्या होता है? देखिए, इसमें बेसिकली स्टोरी होती है एक किंग की जिसका नाम है गॉर्बोडक। हाँ, गॉर्बोडक। उसकी वाइफ होती है विडेना और इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है पोरिक्स, एक का नाम है फेरिक्स। जो पेरिक्स है वो यंगर सन है, ठीक है, बड़ा छोटा बेटा है। वो क्या करता है कि फेरिक्स को मार देता है, अपने बड़े भाई को। अच्छा, फेरिक्स जो है वो क्वीन का फेवरेट बेटा है, तो वो भी उसको मार देती है, पोरिक्स को मार देती है, मतलब अपने बेटे का बदला लेने के लिए अपने बेटे को ही मार देती है, ठीक। फिर क्या होता है कि लोग देखते हैं कि यार ये लोग किंग क्वीन अपने बाल बच्चे को मार रहा है, तो ये लोग मिल करके उस किंगडम के गॉर्बोडक और क्वीन विडेना दोनों को मार देते हैं। तो इस तरह की ये ट्रेजेडी है, ये एक स्टोरी है इसकी, ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बोडक की, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इसके कुछ मेजर कैरेक्टर हैं जिनको आप याद रखें गॉर्बोडक का। गॉर्बोडक खुद किंग है, विडेना उसकी क्वीन है, एरोस्टस, फिलेंडर, यूबुलस एंड डॉर्डन। आप इसके कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर को सिर्फ लिखा है। इसको तो कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं एक वर्क में, लेकिन जो कुछ एक मेजर कैरेक्टर थे उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप ज़रूर से याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। गॉर्बोडक इज द फर्स्ट प्ले टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले अभी तुरंत ही मैंने बताया था कि ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था? हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने। कहाँ? वर्जिल के इन द एंड जो बुक था उसके बुक 2 और 4 को ट्रांसलेट करके। तो पहला ब्लैंक वर्स में लिखा जाने वाला वर्क है हमारा कौन सा? गॉर्बोडक, ठीक है। फिलिप सिडनी प्रेज द प्ले इन हिज डिफेंस ऑफ पोइट्री। अभी पढ़ेंगे फिलिप सिडनी के बारे में। तो उनका एक वर्क था डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री में डिफेंस ऑफ पोइजी एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पर, POESIE। हाँ, डिफेंस ऑफ पोइजी में उन्होंने डिफेंड किया था किसको, मतलब एक्चुअली प्रेज किया था इसी गॉर्बोडक को, ठीक। अगला और लास्ट नाम हमारा आता है फिलिप सिडनी का। वही फिलिप सिडनी जिसके लिए एडमंड स्पेंसर ने कौन सा वर्क लिखा है? एस्ट्रोफिल, एक एलेजी लिखा है, या द रून्स ऑफ टाइम। फिलिप सिडनी, ऑल हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। इनका सारा वर्क जो है पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ है। पोस्ट्यूमसली मतलब इनके मरने के बाद। यही बोलते थे कि नहीं, मेरे जिंदा में जो है हमारा कोई वर्क नहीं पब्लिश करेगा। अलग ही लेवल है। एक आगे चल करके पढ़ रहे होंगे एक राइटर के बारे में जिसने क्या किया कि काफ़ी सारा वर्क लिखा। उनको एक लड़की से प्यार था, उसकी लड़की मतलब जो लड़की थी उनकी गर्लफ्रेंड, वो मर गई। जब मर गई तो उसने कहा कि अब यार ये तो मर ही गई है, मेरा सारा मोटिवेशन ख़त्म हो गया, सारे वर्क को उसी के साथ दफना दिया। अब उसका दोस्त बोला कि क्या किया रे, पगला हो गया है रे, चल निकाला सारा वर्क को। फिर जा कर के बाद में उसके कब्र को खोदा गया, फिर सारा वर्क निकाला गया। तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, लिटरेचर में काफ़ी चीज़ें हैं, मज़ा आएगा आपको सब चीज़ पढ़ करके, ठीक है। तो फिलिप सिडनी जो है उनके सारे वर्क को पोस्ट्यूमसली पब्लिश किया गया था। पहला इनका वर्क है आर्केडिया, जो कि एक पेस्टल रोमांस है, ठीक है। पेस्टल क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, रोमांस क्या है मैंने काफ़ी बार बता दिया है। तो आर्केडिया ये 1581 में कंप्लीट हुआ था। इसका 2 वर्जन है और ये 5 बुक में है, ठीक है, 5 बुक के 5 एक्ट में। T.S. Eliot ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है मॉन्यूमेंट ऑफ डलनेस बोल करके, और विलियम हैज़र्ड ने भी इसको अटैक किया आर्केडिया को, ठीक है। ये सब तो नहीं पूछेगा, काफ़ी डीप वाली बातें हो गई, आप इसको सिर्फ ध्यान में रखेंगे। इतना आप जरूर याद रखेंगे कि इनका सारा वर्क जो है पोस्ट्यूमसली पब्लिश किया गया था, और आर्केडिया इनका एक पेस्टल रोमांस वर्क है, ठीक है। अगला है द एपोलॉजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइजी। देखिए, एक बंदा था जिसका नाम था स्टीफन गॉसॉन। उसने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ एब्यूज़, ठीक है, स्कूल ऑफ एब्यूज़। अब हुआ क्या था कि इसमें इन्होंने पोइट्स को खूब एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया, दबा कर क्रिटिसाइज़ किया। तो इसी के रिस्पॉन्स में मतलब ये एकदम फैक्ट नहीं है कि इसी के ही रिस्पॉन्स में, यहाँ से भी कुछ मोटिवेशन मिला था उनको। इसी के रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ने द एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखी, ठीक। अब एक्चुअली इस किताब का 2 वर्जन था। द एपोलॉजी फॉर पोइट्री नाम के हेडिंग से, टाइटल से विलियम पोन्सबॉय ने इसे पब्लिश किया था, ठीक। और डिफेंस ऑफ पोइजी के टाइटल से हेनरी ओनली ने इसको पब्लिश किया था। तो ये वाला ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है, आप इसको याद रखें। द एपोलॉजी फॉर पोइट्री, नाम दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। द एपोलॉजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइजी फिलिप सिडनी ने 1595 में लिखा था, ठीक। चलिए,
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि डिफेंस ऑफ पोइट्री वर्क पी.बी. शेले का लिखा हुआ है, ठीक, 1821 में। अब ध्यान रखिएगा, ये डिफेंस ऑफ पोइजी है और ये डिफेंस ऑफ पोइट्री है, पी.बी. शेले ने लिखा है इसे, ठीक। अगला इनका वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ऊपर एस्ट्रोफेल एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी के लिखा है और एस्ट्रोफेल एस्टेला एडमंड स्पेंसर ने खुद लिखा है। ये 108 सोनेट का साइकिल है एक्चुअली, मतलब कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है। और इसको इन्होंने लिखा था अपनी वाइफ, डेडिकेट किया था पेनेलोप डेवरॉक्स के लिए। अच्छा, कहीं कहीं पे फ्रांसिस भी कहा जाता है कि ये वर्क जो है फ्रांसिस को डेडिकेटेड है। फ्रांसिस भी जो है वो इन्हीं की वाइफ थी, ठीक। तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ये 108 सोनेट का वर्क है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एस्ट्रोफेल स्टेला में कितने सोनेट है, तो 108, ठीक। तो ये हो गया हमारा लगभग रेनेसां पीरियड के कुछ मेजर ऑथर और एलिजाबेथन पीरियड के स्टार्टिंग के कुछ एक ऑथर, ठीक है। अब की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होगी। पर्टिकुलरली इसके बाद जो क्लास होगा, क्लास नंबर 4, वहाँ पे हम और भी बहुत चीज़ों को डिटेल में देख रहे होंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। अगर ढंग का क्वेश्चन बना तो, नशा करके बने तब तो नथिंग कैन बी सेड। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देखा एक एक करके। इसका नोट्स अगेन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके ज़रूर उसे पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, वीडियो कई बार, एक बार 2 बार देखें। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वैसे लोग जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट अलग अलग बुक से कंसल्ट करके मैं दे रहा हूँ। और आप देख भी रहे होंगे कि अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगी ये बात। तो ये सारी बात है, शेयर ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और हमें बताएं कि हमें और क्या चीज़ करना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट आपको पसंद होगा, ठीक है। तो ये सारी बात है और सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास में हम मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।